ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और ये नोट्स तुम लोगों को आई जस्ट सेंड यू ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, उसको ऊपर सेंड कर दूंगी। और PS2 का नेक्स्ट यूनिट कर रहे हैं हम लोग। ओके, जब स्क्रीन शेयर हो जाए मुझे एक बार बता देना कि लाइक आपको स्क्रीन नजर आ रही है, राइट? जस्ट राइट। कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है? ओके, ठीक है। तो अब इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो है कवर करेंगे तो इसके अंदर जो टॉपिक्स आ रहे हैं हमारे, सबसे पहले जनरेटर कॉस्ट कर्व आ रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई आवाज़ क्लियर नहीं है, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर देना। ओके, सो जनरेटर कॉस्ट कर्व्स आ रहा है सबसे पहले। बेसिकली generator cost functions is the state of the art are derived based on input and output characteristics. So generator cost functions आपने हो सकता है मे बी इन पीजी भी ऑल्सो आपने स्टडी किया होगा। तो बेसिकली ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एफिशिएंसी क्या है, फ्यूल कॉस्ट क्या है, मेजर एनर्जी कंट्रीब्यूशंस लाइक जैसे कि हम नेचुरल गैस की बात करते हैं, कोल की बात करते हैं, न्यूक्लियर या हाइड्रो या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं। तो बेसिकली उनका किस तरीके से यू कैन से कि इनपुट एंड आउटपुट कर्व बन रहा है, आप इनपुट क्या दे रहे हो, आउटपुट क्या दे रहे हो, एफिशिएंसी आपको क्या मिल रही है और आपका फ्यूल का क्या कॉस्ट लग रहा है ओवरऑल, चाहे आप कोई भी नेचुरल सोर्सेज इसके अंदर यूज करते हो। तो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ थर्मल जनरेटर इज द एबिलिटी टू कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं आपकी, वो यूज की जाती हैं सो दैट कि बेसिकली चाहे थर्मल जनरेटर की बात करें, थर्मल मीन्स हीट, तो वो एबिलिटी होती है उसके अंदर ताकि वो थर्मल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो दीज डेटा मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिजाइन पैरामीटर्स ऑफ दैट जनरेटर। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये यू कैन ऑब्टेन दीज पैरामीटर्स by designing any kind of generators, and the cost function for an ith thermal generator can be represented by the equation 1 where a theta naught the s by h it's दो नो लोड कॉस्ट टू ऑपरेट। बेसिकली ये जो टर्म्स हैं ये आपकी नीचे इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रखी है, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं ये क्या है, कॉस्ट फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आपने पीजीई के अंदर ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि कॉस्ट कर्व क्या होता है या डिमांड क्या होती है, डिमांड कर्व क्या होता है, तो उससे रिलेटेड है, इससे को रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो बेसिकली ये देखो, तो ये क्या है, दीज आर द क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द थर्मल इनपुट आउटपुट कर्व ऑफ द जनरेटर विद द फ्यूल कॉस्ट ऑफ Fi expressed as xi mbtu to obtain the quadratic cost function of a generator 1 to relates to। तो यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे यू कैन सी दिस इक्वेशन। बेसिकली ये इक्वेशन जो है वो कॉस्ट कर्व आपको रिप्रेजेंट कर रही है, फ्यूल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रही है ऑफ अ जनरेटर। 1 और 2 जो है आप देख सकते हो कि ये दोनों जो इक्वेशंस हैं अगर हम देखें तो ये दीज आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो ये जो है इसने इक्वेशंस फॉर हाइड्रो या रिन्यूएबल जनरेटर्स के लिए रिप्रेजेंट कर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, या फिर यू कैन से कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज खरीदी, ठीक है, आपने कोई चीज बाय करी, बाय करने के ऊपर जो आपकी कॉस्ट लग रही है वो तो आपकी कॉस्ट लगी लगी, वो आपको कैपिटल कॉस्ट कह सकते हो उसको। लेकिन
अब जब आप उस चीज को ऑपरेट करोगे, आप उसको चलाओगे, उसको रन करोगे, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मींस यू कैन से कि रनिंग कॉस्ट भी होती है। तो बेसिक हम उस चीज को जब चला रहे हैं, उसको रन आउट कर रहे हैं, तो हमारी यहाँ पर क्या कॉस्ट लग रही है, वो आपकी क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जनरेटर हीट कर्व्स लीड टू द फ्यूल कॉस्ट कर्व्स। तो जनरेटर हीट कर्व्स जो होते हैं वो आपके यू कैन से कि उसी के थ्रू हम फ्यूल कॉस्ट कर्व्स निकालते हैं। तो यहाँ पे दो डायग्राम्स आपको नजर आ रहे होंगे, कर्व्स नजर आ रहे हैं। ये हीट रेट कर्व है, ये फ्यूल कॉस्ट कर्व है। तो हीट रेट कर्व बेसिकली फ्यूल का इनपुट कितना है और आपकी पावर कितनी जनरेट हो रही है। सिमिलरली कॉस्ट कितनी है, आपकी फ्यूल की कॉस्ट कितनी है और आपका पावर कितनी जनरेट हो रही है। तो मेगावाट के अंदर पावर जनरेट, मतलब जो भी आपकी पावर जनरेट हो रही है वो मेगावाट के अंदर रिप्रेजेंट कर रखी है। तो फ्यूल इनपुट बेसिकली देखो तो पावर के साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज हीट रेट कर्व भी, हीट भी क्या होगी, पावर के साथ साथ जैसे जैसे आपकी पावर इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं मशीनरी के अंदर आपकी हीट भी उतनी ज्यादा क्रिएट होती जाएगी। सिमिलरली अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जैसे जैसे आप जनरेशन, आप सोचोगे कि हम अपना जनरेशन बढ़ा लें, तो जनरेशन बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आपका जो है ओवरऑल जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, साथ के साथ इंक्रीज करेगी। तो फ्यूल कॉस्ट कर्व इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह रिप्रेजेंट करती है, जिसमें अल्फा आई प्लस बीटा आई इंटू पी आई, गामा आई इंटू पी आई का स्क्वायर। तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, आपकी फ्यूल कॉस्ट कर्व है, ठीक है। एंड अगर हम डेरिवेटिव की बात करें, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू पी, तो क्या हो जाएगा, डी सी आई बाई डी पी आई, ठीक है। अल्फा का जीरो हो जाएगा, बी आई इंटू पी आई का क्या हो जाएगा, बी आई, एंड आपका जो गामा आई इंटू पी आई का स्क्वायर होगा वो क्या बन जाएगा, टू गामा इंटू पी आई। सो दिस इज योर यू कैन से कि इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट का कर्व कैसा है या वो किस पे रिलेट कर रहा है और आपका फ्यूल कॉस्ट जो है वो किस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है यूटिलिटी फंक्शंस। तो an electrical utility is a company in an electric power industry that engages in electricity generation and distribution of electricity for sale, generally in a regulated market. तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी कंपनी होती है, ठीक है, कोई भी कंपनी की जब हम बात करते हैं, तो जो भी कंपनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, अब हमारे पास जो सप्लाई आ रही है वो सबसे पहले जनरेट होती है, देन ट्रांसमिट होती है, देन डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो कहीं ना कहीं से तो हमारे को सप्लाई आ रही है ना, तो वो पर्टिकुलर जो प्लेस है या जो कंपनी है उसको नेम क्या दिया गया है, यूटिलिटी, राइट। तो पावर एंड यूटिलिटीज इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पब्लिक सर्विस यूटिलिटी। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेशन जनरेट होती है, देन ट्रांसमिट होती है एंड देन डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये सारी जो पर्टिकुलर जो भी चीजें इनसे लिंक्ड है, जहाँ से जनरेट हो रही है, जहाँ से ट्रांसमिट हो रही है या जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो सारी की सारी आपकी क्या कहलाती है, पब्लिक, फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, ठीक है। हमारे तक आ रही है ना वो सप्लाई, तो वो चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी यूटिलिटीज कहलाती हैं, जनरली इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो हम उसको किस फॉर्म में लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में लेंगे, वाटर एंड हीटिंग गैस डिपेंडिंग ऑन द jurisdiction can include telecommunication, broadband services also। और हम लोग जो है अपने मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल के अंदर हम नेट यूज करते हैं, कनेक्शन यूज करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर कंपनी से आ रहे हैं ना। अभी कोई एयरटेल यूज कर रहा है, कोई जियो यूज कर रहा है, कोई आइडिया यूज कर रहा है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे एक एक यू कैन से कि एक यूटिलिटी कंपनी है, जिसके थ्रू हमें क्या मिल रहा है, हमें एक कनेक्शन मिल रहा है, ठीक है। अब मेजर गोल्स क्या है इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी के, दे कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू थ्री। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कंट्रोल द लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सिस्टम। द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शुड प्रमोट अ ब्रॉड रेंज ऑफ सोर्सेज टू इंक्रीज द रेशियो ऑफ average to peak electric loading, helping to right size of the electric system to be for the consumer needs। तो बेसिकली जो है आपका यू कैन से कि अगर हम एक सिस्टम की बात करें, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि इलेक्ट्रिसिटी आज है हमारे पास कल नहीं है, हमें इलेक्ट्रिसिटी तो रोज ही चाहिए। तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनता है इसका, जैसे कि यू कैन से कि एक एवरेज और पीक इलेक्ट्रिक लोड का एक रेशियो बनाया जाता है, जो कि हमारे को इलेक्ट्रिसिटी एक कंज्यूमर के अकॉर्डिंग टू नीड्स, हमारी नीड के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पहुंचती है। अब हमारा लोड अगर सपोज करो 200 वाट का है या 300 वाट का है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना लोड को जस्टिफाई करेंगे, और हमारा जो है जो भी हमारे को जो भी यूटिलिटी कंपनी होगी वो हमें उतना ही सप्लाई प्रोवाइड करेगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, गिव कस्टमर्स मोर एनर्जी चॉइसेस. The regulatory framework should allow customers to use emerging technologies and commercial arrangements to manage their energy production and use. तो बेसिक अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो कस्टमर्स का क्या है, पहले के टाइम में कम चीज़ें यूज होती थी, अभी धीरे धीरे जैसे क्या हो रहा है, हमारे पास लोड जो है वो इंक्रीज हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे आप एक तरह से न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज के अंदर रिवर्ट बैक, मतलब एक तरह से मर्ज होते जा रहे हैं हम लोग, या हम और ज़्यादा अरेंजमेंट्स करते जा रही है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. अब न्यू न्यू चीज़ें जैसे कि डेवलप हो रही हैं, ठीक है. पहले के टाइम में यू कैन से कि हाइड्रो या थर्मल अभी भी चलता है, बट अभी क्या है, नए नए सोर्सेज जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्रिएट किए जा रहे हैं. तो वही चीज़ जो है कस्टमर की चॉइसेस के अकॉर्डिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कहीं ना कहीं जो है वो चेंजेस यहाँ पे क्रिएट करने पड़ते हैं. नेक्स्ट क्या है, बिल्ड अ फ्लेक्सिबल ग्रिड टू इंटीग्रेट मोर क्लीन एनर्जी जनरेशंस. The regulatory framework should promote the flexibility needed to allow the electric grid to incorporate an increasing proportion of variable clean energy through the use of demand response and energy storage. तो फ्लेक्सिबल ग्रिड का मतलब क्या है कि आपने जो है, ऐसा नहीं है कि हमने पोल्यूशन क्रिएट करना है, हमने जो है एनर्जी इस तरीके से जनरेट करनी है कि आपकी जो क्लीनलीनेस है एनर्जी के अंदर वो और ज़्यादा बढ़ती रहे और ज़्यादा इंक्रीज होती रहे. और आपने इसको इस तरीके से प्रमोट करना है कि सो दैट कि आपकी इलेक्ट्रिक ग्रिड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या हो, बनी रहे. ठीक है. डिमांड क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी. अब ज़्यादा एनर्जी के लिए दैट मीन्स कि उतने ही ज़्यादा आपको इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, या आपको जो है यू कैन से कि पोल्यूशन भी उतना ज़्यादा क्रिएट हो सकता है. बट कहीं ना कहीं आपको जो है एक क्लीन एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है कंज्यूमर्स को. नाउ regarding the utility data connectivity, that is telecommunication and broadband services, it can be stated that the electric system of the 21st January 21st century will depend on the operation of data networks to allow the utility to gain visibility and control of the electric system. तो अगर हम डेटा कनेक्टिविटी की बात करें, जो कि कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपकी टेलीकम्युनिकेशन एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज के थ्रू, तो इट कैन बी स्टेटेड दैट, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सिस्टम जो 21st सेंचुरी में डेवलप हुआ है या जो बन रहा है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपके डेटा नेटवर्क पर. ठीक है. सो दैट कि आप जो है यूटिलिटी को इस तरीके से देखो कि आपका जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है कहीं ना कहीं वो कंट्रोल्ड वे में चल रहा है. Many of the functions associated with operation of a data network are outside the electric utility traditional area of operation and include strategically important but not capital intensive software and service components. Taken together, these considerations may guide the inquiry into what the utility of the 21st century should do, how it should earn revenue, and what kind of metrics should shape its operation. तो ओवरऑल जो है 21st सेंचुरी का मेन पर्पस क्या है कि कहीं ना कहीं उसने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू अर्न करना है. ठीक है. अपने ऑपरेशन को इस तरीके से शेप अप करना है कि आपका जो भी डिमांड है वो फुलफिल हो सके, या कस्टमर की नीड जो है वो फुलफिल हो सके. एंड कहीं ना कहीं आपने नए ट्रेंड्स को या नए सॉफ्टवेयर्स को, नए सर्विस कंपोनेंट्स को आपने इंक्लूड करना है अपनी स्ट्रैटेजी, मतलब एक तरह से जो इस तरीके की स्ट्रैटेजी जो है वो बननी चाहिए. आगे आता है द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ अ 21st सेंचुरी इलेक्ट्रिक यूटिलिटी में इंक्लूड रिलायबिलिटी सर्विसेज सच एज पोल एंड लाइन मेंटेनेंस, सर्किट रिकॉन्फ़िगरेशन, सप्लीमेंट्री पावर सप्लाई, अंडरग्राउंडिंग, पावर फैक्टर करेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंजीनियरिंग एंड वोल्टेज वेरिएशन ऑप्टिमाइजेशन. तो कहीं ना कहीं अगर हम 21st सेंचुरी की इलेक्ट्रिक यूटिलिटी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो उसका जो मेन फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि आपकी सर्विस जो भी है ना वो रिलायबल हो. आप उस पर मतलब यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट. ठीक है. आप अभी हमें पता है कि अगर हमारे घर के अंदर लाइट जाएगी तो थोड़ी देर बाद अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपकी लाइट वापस आ जाती है. ठीक है. बिकॉज यू ट्रस्ट द सर्विस, यू ट्रस्ट द यूटिलिटी कंपनी. आप उस पर ट्रस्ट करते हो कि हाँ हमें पता है कि लाइट जाएगी तो कहीं ना कहीं अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो वो आ सकती है वापस. ठीक है. इन केस ऑफ अगर लार्ज फेलियर है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट जनरली जो है वो आपकी लाइट वापस आ जाती है.
सच एज पोल, जनरली पोल, जितने भी पोल्स लगे होते हैं, लाइंस होती हैं, उनकी मेंटेनेंस करनी होती है, सर्किट को रिकॉन्फ़िगरेशन करना होता है, आपने कोई एडिशन करना है, कोई उसमें हटाना है कोई चीज़, तो उसको उसको कहीं ना कहीं आपने उसको क्या करना है, रिकॉन्फ़िगर करना है उस चीज़ को। सप्लीमेंट्री पावर सप्लाई, दैट मीन्स वही चीज़, जैसे कि हम पैरेलल ऑपरेशन की बात करते हैं कि एक चीज़ खराब होगी तो एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो कहीं ना कहीं आपके पास जो सप्लाई है वो दूसरे तरीके से मिल रही है, मतलब सप्लीमेंट आपको मिल रहा है उस चीज़ का। ठीक है। अंडरग्राउंडिंग, मेन जो है अंडरग्राउंडिंग फंक्शन, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जैसे कि अभी हम ट्रांसमिशन लाइंस ओवरहेड की बात करते हैं, तो प्रमोट करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि अंडरग्राउंडिंग यानी अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो सके या उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकें। पावर फैक्टर करेक्शन का मतलब, आप जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ते हैं कि पावर फैक्टर हमारा जितना भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव करे। ठीक है, वी हैव टू इंक्रीज द, मतलब कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि हमारा पावर फैक्टर जो है वो लो ना रह करके इंक्रीज करे। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर या जितने भी वोल्टेज वेरिएशंस हो रहे हैं उनको आपने इस तरीके से मतलब करना है कि वो ऑप्टिमाइज वे में आपके साथ काम करें। कनेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्टिविटी सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑपरेशन ऑफ अ कम्युनिकेशन बैकबोन टू सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ऑटोमेशन एंड टू एनेबल पोटेंशियल एडवांस मीटरिंग फंक्शनैलिटी। तो कनेक्टिविटी इश्यूज जैसे कि सर्विसेज होती हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो वो कहीं ना कहीं आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को रिलेट करती हैं या ऑटोमेशन सिस्टम को रिलेट करती हैं इस तरीके से कि वो एक तरह से बैकबोन है, यू कैन से। ठीक है, दीज आर ऑल द बैकबोन्स ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ऑटोमेशन सिस्टम। नेक्स्ट है नेटवर्क इंटीग्रेशन सर्विसेज सच एज शेड्यूलिंग, मल्टी डायरेक्शनल पावर फ्लो एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, स्टोरेज बेस्ड पावर लोन सर्विसेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सर्विसेज एंड नेसेसरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्लानिंग एंड डेटा एनालिसिस फॉर लोड वोल्टेज एंड होस्टिंग कैपेसिटी। तो कहीं ना कहीं आपने जो है अपने नेटवर्क को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, और इस तरीके से उसको सर्विसेज में लाना है कि आपका जो है डेटा का जो एनालिसिस है या प्लानिंग है वो एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर यू कैन से फ्लो में क्रिएट हो सके। नेक्स्ट क्या है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सर्विसेज सच एज एग्रीगेशन, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट अमंग पार्टीज, इंटीग्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज एंड मीटरिंग कस्टमर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपने जो है जो भी चीज़ें हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड उनको इंक्रीज करना है, उनको एग्रीगेट करना है, बढ़ाना है, उनको बढ़ावा देना है, कहीं ना कहीं सेटलमेंट करना है अपनी जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है या मीटरिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ आपने क्या करना है, एक मैनेजमेंट वे में काम करना है। नेक्स्ट है कस्टमर एंगेजमेंट सर्विसेज सच एज होम ऑप्टिमाइजेशन, अप्लायंस ऑटोमेशन, इंटेलिजेंट लोड मैनेजमेंट, बैकअप एनर्जी सर्विसेज इंक्लूडिंग एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम डिलीवरी, कस्टमर सपोर्ट, लो इनकम एंगेजमेंट एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल एजुकेशन। ठीक है, तो दैट मीन्स कस्टमर्स को कहीं ना कहीं आपने उनको जो है बढ़ावा देना है या यू कैन से उनको जो है इस तरीके से आपने इंडल्ज करना है कि सो दैट कि आपकी जो है वो अपने घर के अंदर एक ऑप्टिमाइज वे में या अप्लाइंसेस को ऑटोमेटिक वे में जो है उनको इम्प्रूव करें। अब देखो पहले के टाइम में क्या होता था कि बल्ब वगैरह ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे। ठीक है, बिकॉज हमारे पास उस टाइम में एलईडीज या यू कैन से कि ट्यूबलाइट्स नहीं होती थी, पर धीरे धीरे क्या हुआ, एडवांसमेंट होती गई, ट्यूबलाइट्स बनी, आगे एलईडीज बनी। अब आजकल आप घरों में देखोगे तो बल्ब नहीं नजर आएंगे, आपको एलईडीज ही नजर आएंगी। तो एलईडीज से क्या हो रहा है, हमारी कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो एफिशिएंटली काम कर रही है, या हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं लेकिन हमारे जो बिल्स हैं वो एज कंपेयर टू बल्ब से कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं वो कम आ रहे हैं। ठीक है, तो कस्टमर्स को इन्हीं चीज़ों के लिए हमने क्या करना है, उनको एक तरह से यू कैन से उनको बूस्ट अप करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है कि आपने अगर जैसे कि अब हम क्या है, वी यूज हम पेट्रोल या डीजल के व्हीकल्स यूज करते हैं। अब देखो आगे आगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड या उनसे रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जो है वो व्हीकल्स बन रहे हैं। ठीक है, अगर हम आउटसाइड इंडिया बात करें तो कहीं ना कहीं वो इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, बट इंडिया में इतना नहीं हुआ है। बट स्टिल इस चीज़ को लेकर के क्या करना है आपने, मतलब
ओवरऑल जो है इन कंपनीज का मेन पर्पस क्या होता है कि उनको इम्प्रूव करना है, ठीक है। Many of these functions are so connected with one another that they are best undertaken by a single enterprises. However, there may be function that could be undertaken separately or which the electric utility may be optimally organized, right? तो ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं ये जो मेन फंक्शंस हैं इन यूटिलिटी कंपनीज के, कि वो क्या करें, आपके सिंगल एंटरप्राइज के बेसिस पे ही आपके ये सारे फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली यूटिलिटी कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। इतना समझ में आया अभी तक? आगे चलें? Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉपिक पावर एक्सचेंज का, जिसको पीएक्स के नाम से इसमें शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, ठीक है। पावर एक्सचेंज में रेफर टू द एंटिटी दैट ऑपरेट्स एन इलेक्ट्रिसिटी मार्केट at which electricity is traded. PX is a trading center where utilities, power marketers, and other electricity suppliers submit price and quantity bids to sell energy or services, and potential customers submit offers to purchase energy or services. तो आप जैसे ना न्यूज़पेपर के अंदर देखते हो बिड्स वगैरह होते हैं ऑनलाइन, मतलब जनरली यू यूज टू सी बिड्स होते हैं। तो बिड्स क्या होते हैं, एक तरीके का एक आप अपना प्रपोजल रखते हो, ठीक है, ताकि आप अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात करें तो पावर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि एक तरीके की ये यू इट इज़ अ काइंड ऑफ यू कैन से ट्रेडिंग है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का क्या है, ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग मीन्स कि आपने एक्सचेंज करना है पावर का, ठीक है। आपने एक प्राइस सबमिट करना है, एक बिड लगाना है, ताकि आप अपने आप अब जैसे मैंने सपोज करो हमने कोई व्हीकल बनाया, उसका हम एक ऑन बिडिंग डाल देंगे कि भाई मैंने ये इसको इतने में सेल करना है, ठीक है। हो सकता है आपको मेरा प्रपोजल पसंद आया हो, आपने उसको खरीद लिया, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो यूटिलिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने अपने बिड्स डालती हैं, और वो बिड्स को कहीं ना कोई उसको जो भी उसको पसंद आता है, जो जिसने भी जो भी बायर है उसको अगर वो चीज़ खरीदना है, उसको मतलब इफ ही वांट्स टू लाइक बाय दैट पर्टिकुलर एनर्जी या सर्विस लेना चाहता है, तो उसको जो भी चीज़ पसंद आएगी, अगर हम 10 लोगों ने मिलके बिड डाला तो कोई भी उसमें से वो किसी को भी परचेज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है की पॉइंट्स आ रहा है पावर सिस्टम पावर एक्सचेंज से रिलेटेड। तो फैसिलिटी फॉर ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, this marketplace permits different participants to sell and buy energy and other services in a competitive way based on quantity bids and prices. तो ओवरऑल अगर हम ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ट्रेडिंग मीन्स क्या है कि यू कैन से एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये जो मार्केट होता है ये इस तरीके से होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलता है या परमिट करता है वो, ताकि आप सेल कर सको या आप एनर्जी को बाय कर सको एक कॉम्पिटिटिव वे में, ठीक है, बाय यूजिंग द क्वांटिटी बिड्स एंड प्राइसेस। तो डिफरेंट डिफरेंट बिड्स लगा के आप उसके प्राइसेस लगा करके कोई भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है वो उसको सेल भी कर सकता है, उसको बाय भी कर सकता है। Participants includes utilities, power marketers, brokers, load aggregators, retailers, and large industrial customers and co-generators. तो participants के अंदर क्या आ सकता है, कोई भी आ सकते हैं, लाइक यूटिलिटी कंपनीज भी आ सकती हैं, पावर मार्केटर्स यानी जो पावर बना रहे हैं या उसको देना चाहते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं, ब्रोकर्स हो गए, ठीक है, लोड एग्रीगेटर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, या लार्ज इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हो गए, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन बिडिंग में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पावर एक्सचेंज इज अ न्यू इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट एंटिटी विच एक्सेप्ट शेड्यूल फॉर लोड एंड जनरेशन रिसोर्सेज। तो पावर एक्सचेंज कहीं ना कहीं क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है या इंडिपेंडेंट एंटिटी है, नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है, एंड नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, जो कि शेड्यूल लाइक डिफरेंट लोड्स का या जनरेशन रिसोर्सेज को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। नाउ द foster the development of competition. It provides a competitive marketplace by running an electric auction
where market participants buy and sell electricity and may do business quickly and easily. तो एक तरीके का कहीं ना कहीं आपको मौका देता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाता है, ताकि आप क्या कर सको, आप एक ऑक्शन में पार्टिसिपेट ले सको। ठीक है, एक तरह से यू कैन से कि एक एग्जीबिशन काइंड ऑफ है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को मौका देता है बाय या सेल करने का, या वो अपना बिजनेस इसके ऊपर, इससे रिलेटेड अपना बिजनेस जो है वो क्विकली और इजीली जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन, Power Exchange establishes an MCP, that is marginal cost price, for each hour of the following days for trades between buyers, जो जिनको हम बोल रहे हैं डिमांड्स, या सेलर्स जिनको हम बोल रहे हैं सप्लाई। तो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन के थ्रू आपको एक ना प्राइस मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, हर एक घंटे का। ठीक है, हर एक घंटे का, दैट मीन्स फॉर ईच आवर ऑन द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे मतलब जिस डे में हमने जो है वो ऑप्शन किया। ठीक है, दैट इज बिटवीन दी बायर्स। बायर्स मीन जो डिमांड कर रहा है और जो सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं ना कि यार ये इतने का दे रहा है, ये 50 रुपीज़ का कोई चीज़ मुझे मिल रही है, तो उसको मैं कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस करके ले आऊँ, या उसको एक एक मार्जिन, एक जो शॉपकीपर होता है वो अपना एक मार्जिन लेके चलता है। मार्जिन इन द सेंस कि अगर सपोज करो उसने वो चीज़ 50 रुपीज़ की खरीदी है, तो वो सोचेगा कि मैं अगर इसको 40 का भी बेचूंगा, ठीक है, और उसने खरीदी 50 की है, मैं इसको 60 का भी बेचूंगा, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होएगा। ठीक है, अब कोई सपोज करो कोई ऐसा बायर आ जाता है जो कि उसके नोन का है, या उसको चाहता है, उसको थोड़ा सा, उसको सोचता है कि थोड़ा सा उसको रिड्यूस करने की कोशिश करूँ, उसके प्राइस को रिड्यूस करने की कोशिश करूँ, तब भी वो अपना एक मार्जिन लेके चलेगा कि चलो मैं इसको, आई विल सेल दिस पर्टिकुलर थिंग एट अ रेट ऑफ 55 रुपीज़, तो तब भी उसको क्या है, 5 रुपीज़ का एक गेन हो सकता है, या प्रॉफिट उसको हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपेरेंसी। It submits the balanced demand and supply schedules for successful bidders, ISO, independent system operator, and performs settlement functions with ISO as well as power exchange participants such as UDC, जिसको हम utility distribution companies बोलते हैं, marketers, aggregators, etc. also submit the ancillary services to bids to ISO for maintaining the system reliability. Adjustment bids may be used to relieve or eliminate congestion on transmission grids. तो ओवरऑल जो है ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है इस चीज़ के लिए कि आप जो है, जो भी आप सबमिट कर रहे हो, वो एक बैलेंस डिमांड या एक सप्लाई सक्सेसफुल बिडर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिनको हम यू कैन से कि वो इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर कहलाए जाते हैं, और वो डिफरेंट फंक्शंस जो है वो आईएसओ के साथ मिलके जो है वो परफॉर्म करते हैं। पावर एक्सचेंज पार्टिसिपेंट जैसे कि यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, मार्केटर्स, एग्रीगेटर्स हो गए, वो कहीं ना कहीं एक एंसिलरी सर्विस बिट्स जो है वो ऑब्टेन करते हैं, जो कि वो मार्केट में बेचते हैं, उसको एक रिलायबल सिस्टम के अंदर जो है वो अपनी बिडिंग जो है वो करते हैं। तो पीएक्स जो है, पावर एक्सचेंज जो है, इट इज़ एन इक्वल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस होता है। दैट मीन्स ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई भेदभाव कर रहा है या किसी के ऊपर, मतलब एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट देयर इन दिस। ठीक है, तो एक तरह से सारे पार्टिसिपेंट जो हैं उनको एक कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में इन दिस मार्केट प्लेस पीएक्स डज नॉट डील विद स्मॉल कस्टमर्स। जो पीएक्स जो होता है वो स्मॉल कस्टमर्स के साथ रिलेट नहीं करता। ठीक है, मतलब छोटे छोटे कस्टमर्स के साथ वो डील नहीं करता है। एंड पीएक्स मैनेजेस सेटलमेंट एंड क्रेडिट अरेंजमेंट फॉर शेड्यूलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लोड एंड जनरेशन रिसोर्सेज। तो कहीं ना कहीं पीएक्स जो है वो आपकी जो भी आपका सेटलमेंट हो रहा है, क्रेडिट अरेंजमेंट हो रहा है, या बैलेंस हो रहा है, कोई आपको गेन हो रहा है, तो उसको शेड्यूल करता है, उसको बैलेंस करता है। ठीक है, जितना भी लोड बन रहा है बैलेंस कर रहा है उसको, और जनरेशन रिसोर्सेज को इंक्लूड करता है उसको। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? दिस इज ऑल थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा Yes, ma'am. समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं स्पॉट प्राइसिंग पे। अभी वी हैव टाइम ना? ओके, स्पॉट प्राइसिंग क्या है? देयर इज अ नीड फॉर फंडामेंटल चेंजेस इन द वेज सोसाइटी व्यूज इलेक्ट्रिक एनर्जी।
Electric energy must be treated as a commodity which can be bought, sold, and traded considering its time and space varying values and cost. तो अगर हम एक फंडामेंटल चेंजेस की बात करें जो कि आजकल सोसाइटी के अंदर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो आती रहती है, ठीक है, इन चेंजेस हमारे सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि यू कैन बाय इट एक कमोडिटी की तरह, ठीक है, जैसे कि हम कोई सामान लेते हैं, उसको खरीद भी सकते हैं, उसे बेच भी सकते हैं, ठीक है, और उसको टाइम के साथ उसको उसकी वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो सेम चीज़ आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको भी एक कमोडिटी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, जिसको आप बाय कर सकते हो, सोल्ड आउट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, उसकी इंपोर्ट एक्सचेंज कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, और उसको एक तरीके से इस तरीके से आपने कंसिडर करना करना होता है कि टाइम के साथ या स्पेस के साथ उसकी वैल्यूज या कॉस्ट जो है वो क्या होंगी, इंक्रीज होगी। जैसे कि पेट्रोल का प्राइस था पहले कुछ और था, अभी देखो आप आज की डेट में पेट्रोल का प्राइस 92 रुपीज़ चल रहा है या 94 रुपीज़ चल रहा है, तो कई स्टेट्स में और ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो है टाइम के साथ या अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी के साथ आपकी वैल्यूज या आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है। The framework based on the use of spot prices is used for the establishment of such an energy marketplace. The spot price is the current marketplace at which an asset is bought or sold for immediate payment and delivery. तो ओवरऑल क्या है, स्पॉट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज़ बोली और तभी के तभी उसी सेम प्राइस पे उसको क्या कर लिया, खरीद लिया, इमीडिएट पेमेंट के साथ और इमीडिएट डिलीवरी के साथ आपको वो क्या हुआ, रिसीव हो गया, ठीक है। दैट मीन्स करंट जो मार्केट प्राइस है आपने उसी पे उसको खरीद लिया या आपने उसी को उस पर सोल्ड आउट कर दिया बाय यूजिंग द इमीडिएट पेमेंट एंड डिलीवरी मेथड, ठीक है। दैट इज अ स्पॉट प्राइस इज द प्राइस रिटेलर्स पे व्हेन दे बाय इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द होलसेल मार्केट। तो स्पॉट प्राइस क्या है, रिटेलर्स के लिए ये वो प्राइस है जो कि वो एक होलसेल मार्केट से खरीदते हैं। अब आप कोई चीज़ होलसेल में खरीदने जाते हो तो आपको पता है कि मैं होलसेल में खरीदूंगा तो वो मुझे सस्ता मिलेगा, लेकिन वहां पे क्या प्रॉब्लम होती है कि आपने वो लार्ज अमाउंट में उसको खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो स्पॉट प्राइस रिटेलर्स के लिए क्या हुआ, जो वो होलसेल मार्केट से जाके बाय करते हैं। Spot prices changes every hour and can vary quite dramatically depending on the supply and demand, ठीक है। अब सपोज करो आप कोई चीज़ बेच रहे हो, आप कोई चीज़ सेल आउट कर रहे हो, आपने देखा कि उसकी डिमांड जो है ना वो बढ़ गई है, ठीक है, आपने देखा कि भाई डिमांड जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, तो आपको लगेगा अगर डिमांड बढ़ रही है तो क्यों ना मैं इसका जो है प्राइस जो है वो चेंज कर दूँ, ठीक है। तो स्पॉट प्राइस जो होता है वो क्या होता है, हर एक घंटे के बाद चेंज होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो सप्लाई है वो कितनी है और आपका जो डिमांड है उसका बैलेंस कितना है, ठीक है। सप्लाई कम होएगी तो ऑब्वियस सी बात है आप सोचोगे कि मैं जो हूँ इसका प्राइस थोड़ा कम कर दूँ, उस पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस जो है वो मैं कम कर दूँ। अगर आपको लगेगा नहीं सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है, मतलब एक तरह से डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड अगर ज़्यादा होएगी तो आप उसका प्राइस क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। डिमांड अगर कम है तो आप क्या करोगे, उसका प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस कर दोगे, चलो शायद मेरा ये आगे जाके सेल आउट हो जाए, ठीक है। इन जनरल टर्म्स एंड आरडी स्पॉट प्राइजेस इन डॉलर्स पर किलोवाट आवर। तो जनरली जो आपके जो आर्ली स्पॉट प्राइजेस होते हैं वो किलोवाट डॉलर्स पर किलोवाट आवर के अंदर होते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द ऑपरेटिंग एंड कैपिटल कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग, ट्रांसमिटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कहीं ना कहीं जो आर्ली स्पॉट प्राइस होते हैं वो डिपेंड करते हैं या रिफ्लेक्ट बैक करते हैं आपकी कैपिटल कॉस्ट कितनी थी, जनरेशन में आपकी कॉस्ट कितनी लगी, ट्रांसमिशन में कितनी कॉस्ट लगी और डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी कितनी कॉस्ट लगी एनर्जी। इट वेरीज ईच आवर एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो वो जो है वो हर एक घंटे में, मतलब हर एक घंटे के अंदर वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस यानी डिफरेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भी वेरी करता है। The spot price based energy marketplace involves a variety of utility customer transactions ranging from hourly varying prices to long term multiple year contracts। तो spot price जो होता है वो एक तरह से यू कैन से कि वो वैरायटी ऑफ यूटिलिटी कस्टमर्स के से रिलेटेड जो उनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, लाइक सपोज करो वो घंटे पे ले रहा है, 1 आवर के अकॉर्डिंग ले रहा है, या वो मल्टीपल ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है या लॉन्ग टर्म ले रहा है,
तो उस पर वो डिपेंड करता है. ऑल ऑफ विच आर बेस्ड इन अ कंसिस्टेंट मैनर ऑन hourly spot prices. These transactions may include customers selling to as well as buying from the utility. Some advantage of using spot pricing may be as follows. तो ये कुछ advantages इसकी given है, इसको read out कर लेते हैं. Any given level of system capacity will be used more efficiently because price will reflect the operating cost of the marginal plant and the market clearing price when the demand would otherwise exceed the capacity. तो कहीं ना कहीं आपका जो भी आपका सिस्टम लेवल आपको गिवन है वो वर्क करेगा एफिशिएंटली, क्योंकि अगर प्राइस आपका जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट से, यू कैन से कि प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग कॉस्ट या मार्जिनल प्लांट का जो कॉस्ट है उससे कहीं ना कहीं उससे रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो डिमांड आपकी उस केस के अंदर क्या हो सकती है, एक्सीड कर सकती है. व्हेन द डिमांड इज स्लैक कस्टमर्स विल बेनिफिट फ्रॉम द फॉल इन प्राइस. डिमांड जब कम हो जाती है, ठीक है, डिमांड कम होती है तो रेट कम हो जाते हैं, रेट कम होते हैं तो दैट मीन्स कस्टमर्स को बेनिफिट किसको मिल रहा है, बेनिफिट हमें मिल रहा है बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस. ठीक है, बेनिफिट किसको मिलेगा, कस्टमर्स को मिलेगा, क्योंकि आपका जो प्राइस है वो गिर गया. एंड बी encouraged टू एक्सपैंड द कंजम्पशन, और हम encourage होते हैं कि हम कंजम्पशन को, अपनी कंजम्पशन को और ज़्यादा इंक्रीज करें. when the demand is high price will rise to ration and out available capacity. तो जब डिमांड आपकी क्या होगी, हाई होएगी, इंक्रीज होएगी, तो प्राइस ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज. बिकॉज प्राइस कैन बी यूज टू रेशन कैपेसिटी, लेस रिजर्व कैपेसिटी नीड्स टू बी हेल्ड टू मीट अनसर्टेन डिमांड्स. तो कई बार क्या होता है, आपका जो डिमांड बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो प्राइस उस केस के अंदर हाई हो जाएगा, और आपका जो है, जो भी आपकी कैपेसिटी होगी या जो भी आपने रिजर्व करके रखा होगा, वो एक अनसर्टेन डिमांड की वजह से, ठीक है, आपके पास इतना चीज़ अवेलेबल नहीं है लेकिन आपकी डिमांड बढ़ गई, तो आपका क्या होगा, आपके जो कैपेसिटी होगी वो लेस रिजर्व कैपेसिटी में इंक्लूड हो जाएगी. सो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इज लेस एंड हेंस एवरेज कॉस्ट एंड प्राइसेस आर लोअर. तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी कम होएगी, और एवरेज कॉस्ट क्या होगी, वो बढ़, मतलब ये वो भी क्या हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट या प्राइसेस क्या होंगे, वो भी आपके लोअर डाउन हो जाएंगे. Because spot pricing more accurately reflects cost and demand condition, it can be used as an efficient means of coordination in a decentralized system. Efficient merit order running can be secured without the need for integration of ownership and control. तो spot pricing जो होगा वो आपका कहीं ना कहीं, यू कैन से कि वो कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, एंड यू कैन से कि जितनी भी आपकी डिमांड कंडीशंस है उसको भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, एंड यू कैन से कि वो जो है एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर, ठीक है, इन ऑर्डर टू रन द सिस्टम एफिशिएंटली, राइट. लार्ज मोनोपोलिस्ट जनरेटिंग कंपनीज कैन बी रिप्लेस बाय स्मॉलर कॉम्पिटिटिव वंस. तो बड़ी बड़ी कंपनीज को आप छोटे छोटे स्मॉलर कॉम्पिटिटिव वंस में इंक्लूड कर सकते हो, एंड देयर बाय सिक्योरिंग द बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटिशन, notably greater efficiency and lower prices. तो ओवरऑल जो है आप कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हो और अपनी प्राइसेस को इंक्लूड कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो, ठीक है. तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, स्पॉट प्राइसिंग बोलते हैं. दो तीन पॉइंट्स और हैं इसके, वो भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं. इन अ लेस centralized, you can say in a less centralized system with spot prices, generating companies will acquire a better understanding of the needs and responsive to their customers, which will lead to better forecasting and investment policies. अगर आपका जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो थोड़ा कम है स्पॉट प्राइसेस के रिलेटेड, मतलब उससे जो है वो लिंक नहीं कर रहा है, तो जनरेटिंग कंपनीज क्या होंगी, वो जो है बेटर अंडरस्टैंड करेंगी कस्टमर्स की नीड्स को या उनके रिस्पॉन्सेस को, एंड जो कि एक बेटर फोरकास्टिंग या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से रिलेट करेगा, ठीक है. मतलब यू कैन फोरकास्ट योर डिमांड, फ्यूचर के लिए आप अपनी डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हो. फोरकास्ट मीन्स कि एक पहले से एजम्पशंस लगानी है कि हाँ मेरी डिमांड इतनी जो है वो इंक्रीज कर सकती है. बाय फ्लैटनिंग द लोड कर्व, the spot pricing would facilitate system operations and thereby reducing the operating cost. अगर आपने लोड कर्व की बात कर रहे हो तो स्पॉट प्राइसिंग क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा. इट वुड प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट्स both to the utility
of a more general kind via the establishment of a two-way communication network between utility and consumers. तो एक तरीके का ये जो है एक एडिशनल बेनिफिट देता है यूटिलिटी कंपनीज को भी और एक जनरल एक सिंगल अगर कोई बायर या ओनर है उसको भी, सो दैट कि दोनों जगह से टू वे कम्युनिकेशन जो है वो यूटिलिटी कंपनीज के बीच में भी हो सके और कंज्यूमर्स के बीच में भी हो सके। यहाँ पे दो डिसएडवांटेजेस की गिवन है, दो डिसएडवांटेज देख लेते हैं एक बार। There will be a cost of repeatedly calculating and revising the spot pricing, informing customers and metering and more finally billing usage. कहीं ना कहीं ये जो कॉस्ट है वो रिपीटेडली कैलकुलेट होता है, रिवाइज होता है, स्पॉट प्राइसिंग बार बार क्या होता है रिवाइज होता है कस्टमर्स को इम्प्रूव इन्फॉर्म करने के बाद। एंड बिलिंग यूसेज कहीं ना कहीं हमारे को उसके अकॉर्डिंग जो है वो यू कैन से कि नहीं मिल पाता। मैनी कस्टमर्स में इनिशियली बी कंफ्यूज बाय द प्रपोज अप्रोच। कई बार कस्टमर्स जो है वो यू कैन से कि कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि एक्चुअल में क्या अप्रोच जो है वो यूटिलिटी कंपनी जो है वो डिस्क्राइब करना चाहती है। ठीक है, तो समझ में आया है इतना? आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी का टॉपिक वी विल कंटिन्यू टुमारो, राइट? इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके ठीक है, मैं इसके नोट्स तुम लोगों को शेयर कर दूंगी, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, तो यू कैन गो थ्रू विद द टॉपिक, इसको गो थ्रू कर लेना, देन वी विल कंटिन्यू टुमारो, राइट? ओके मैम। ठीक है। ओके।